हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मॉर्निंग टाइम में हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसी को स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 11th पॉलिटी। आप 5th चैप्टर पढ़ रहे हो मेरे साथ, नाम विधायिका। 2 पार्ट में वीडियो है। पार्ट 1 आप देख चुके हो, पार्ट बी अभी पढ़ोगे। पार्ट 1 में जो पढ़े हो, संसद क्या है, संसद कार्य कैसे करती है, संसद के 2 सदन क्यों जरूरी है, संसद की शक्तियां क्या क्या है, संसद के तहत जो देखे होंगे लोकसभा और राज्यसभा मेजर रोल निभाता है। कल बाकायदा डिटेल से आपको बताया था कि राज्यसभा कैसे बनी हुई है, लोकसभा कैसे बना हुआ है, लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से आप सारी चीज़ को समझे थे। आज जो आप पढ़ोगे इस लेक्चर में वो होगा संसद का कार्य, साथ साथ जो इमरजेंसी पावर होते हैं और संसदीय शासन प्रणाली में जो बिल लाया जाता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, उस विधेयक को कैसे लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से पास कराकर अधिनियम बनाया जाता है, अर्थात बिल से कैसे एक्ट में तब्दील होता है। सिंपल सा भाषा में कहूँ तो संविधान में कानून कैसे बनना हुआ है या कैसे संशोधन की प्रक्रिया होती है, इन तमाम बातों का आज जवाब आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं संसद के कार्य। तो संसद का अगर आप कार्य देखना चाहेंगे तो क्या क्या काम हो सकता है। देखिए, संसद के लिए एक काम तो विधायी काम होता है, दूसरा संवैधानिक कार्य, तीसरा न्यायिक कार्य, चौथा कल्याणकारी कार्य, पांचवा वित्तीय कार्य। जानबूझ के मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं है, बट देखते हुए अच्छा लगेगा। देखिए, विधायी कार्य में क्या कहेंगे, विधि का निर्माण करने का जिम्मेदारी इनके पास होती है। आपको पता होगा कि किसी भी विधेयक पर चर्चा करके उस पर वाद विवाद करते हुए वो पारित भी कर सकते हैं, देख रहे हैं, पारित भी कर सकते हैं, उसे खारिज भी कर सकते हैं। अगर पारित हो जाएगा तो यही चीज क्या होगा, विधि का निर्माण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब विधायिका का सबसे प्रमुख कार्यों में से ये काम है। दूसरी बात देखेंगे, संवैधानिक कार्य। संवैधानिक का मतलब क्या होता है उसमें। देखिए, संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 और कई बार भाग पूछता है, तो आप क्या बोलोगे, भाग 20। ये भी पूछता है एग्जाम में, इसीलिए बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान संशोधन का काम है संवैधानिक कार्य। साथ साथ आप देखेंगे राज्य की सीमा और राज्य का नाम बदलने की भी जिम्मेदारी किसका है, संसद का है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नए राज्य का गठन हो या दो से अधिक राज्यों को मर्ज कर दिया जाए या राज्यों का नाम बदल दिया जाए, ऐसे काम करने की जिम्मेदारी संसद का ही है। लेकिन ध्यान रहे, इन सब कामों के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। ये डिटेल से मैं जब बताऊंगा तो फिर ये एक जगह कवर करूंगा, उस समय भी याद दिलाऊंगा कि आपको बोला था ये बात। अब ध्यान रहे, इस चीज के लिए संशोधन की जरूरत नहीं है। अगली बात होता है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में क्या कर रहा होता है, संसद महाभियोग इम्पीचमेंट लागू करते हैं। इम्पीचमेंट जनरली आर्टिकल नंबर किस में लिखा हुआ है, 61 में, लेकिन जनरली लागू किस पे होता है, प्रेसिडेंट पे। और इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ गए, भारत का मुख्य चुनाव आयोग और भारत का जो आपका मुख्य क्या बोलते हैं उसको, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके लिए, और अलग अलग न्यायाधीशों के लिए। आप हाल फिलहाल में देखोगे जस्टिस दीपक मिश्रा के ऊपर महाभियोग लाने की कोशिश की गई थी, किंतु खारिज हो गया था बाद में, ठीक है। अगली बात देखिए, कल्याणकारी कार्य क्या होता है। जैसे आपके लिए जो भी नीति निर्माण किया जाता है, साथ साथ जो आपके लिए योजना का निर्माण किया जाता है, वो कल्याणकारी कार्य के तहत आता है। और कल्याणकारी कार्य में भी आपका संसद शामिल होता है, ठीक। आप देखेंगे कि अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लिए योजनाएं आ रही होती है। साथ साथ खास तौर पर किसानों और दलितों, मजदूरों पर यह ज़्यादा फोकस रहता है, इस टाइप की योजनाएं। अब आप अगला बात समझिएगा, वित्तीय कार्य क्या होता है। देखिए, वित्तीय कार्य सबसे पहले आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है, बजट। लेकिन ध्यान रहे, ये बजट संविधान में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। क्लियर है ये बात। तो ध्यान रहे, ये बजट आपके संविधान में शब्द नहीं है, इसके बदले ये शब्द लिखा हुआ है, किंतु इसका सारी बात कहाँ है, आर्टिकल 112 में। ये जो आर्टिकल मैं लिखता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप उसको दिमाग में रखते हुए बढ़ेंगे। अगली बात क्या है, इमरजेंसी। हालांकि एक बार मैं क्या करूंगा, सारा आर्टिकल बताऊंगा बाद में, जब पॉलिटी समाप्त हो रही होगी, तब तक मैं सारा इकट्ठा कर दूंगा कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन है। आपको 395 याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इमरजेंसी, आपातकाल कौन लागू करता है, प्रेसिडेंट लागू करते हैं। हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी लागू होती है, आपको पता होगा। सबसे पहला इमरजेंसी अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352 से लागू होगा। दूसरा देखेंगे राज्य आपातकाल, आर्टिकल नंबर 356 से होगा। कई बार आप देखेंगे इसको 3, 6,
5 भी लिखा हुआ, ठीक है, दोनों में है ये प्रावधान। तो देखिए आप कैसे याद रखोगे, ये 5 6 है ना, बस इसको पलट देना है मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, इसको और इधर कर दोगे, इसको इधर कर दोगे, तो ये 6 और ये 5, क्लियर है मामला। फिर क्या होगा, 360, 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। ध्यान रहे हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। ईयर 1962, क्यों हुआ था, चीन से युद्ध के कारण। दूसरा आपको याद रखना चाहिए, बांग्लादेश संकट। और 1975 में बस एक शब्द याद रखिएगा, आईजी इंदिरा गांधी के कारण। ठीक, ये डिटेल से पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा, एक लेक्चर इसी के ऊपर है। ठीक है, अगली बात राज्य आपातकाल। देखिए राज्य आपातकाल क्या होता है, राष्ट्रपति शासन भी आप इसको कह सकते हैं। जब राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाए, इसका मतलब संविधान का सही तरीके से पालन न किया जाता हो, तब उसे संवैधानिक विफलता कहते हैं। कई बार ये राज्यों में देखा जाता है, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य की शक्ति राज्यपाल को सौंप दी जाती है, तब राज्यपाल राज्य का प्रधान बन जाता है। क्लियर है ये बात। अब आप देखिएगा वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल कितनी बार आई है देश में, 0, एक भी बार हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं आया और नहीं आना चाहिए। दूसरी बात देखते हैं कि रुपया की कमी हो जाए तब लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, और इसका जिक्र किया हुआ है आर्टिकल 360 में। क्लियर है मामला तीनों। अब आप समझिए द्विसदनीय विधायिका में, आपको पता होगा द्विसदनीय विधायिका कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो द्विसदनीय विधायिका में दोनों सदनों की पावर समान नहीं होती है। कैसे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है क्लास 11th में। ठीक, तो आप देखेंगे कि दोनों की समान शक्ति तो नहीं है, ये बात ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां दी गई है और साथ साथ लोकसभा की क्या क्या शक्तियां दी गई है। बारी बारी से देखिए, एकदम आसान है, थोड़ा सा इस पे जूम रखिएगा। अब देखिए पहला क्या लिख रहा हूं कि लोकसभा की शक्तियों में लोकसभा संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में शामिल होता है, बिल्कुल होता है। दूसरी बात, संघ या समवर्ती सूची पर कानून का निर्माण करता है। आपको मैं अगली ही चैप्टर न्यायपालिका के बाद जो आएगा उसमें डिटेल से बताऊंगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो फिलहाल बस शब्द को सुन के धैर्य रखिए। संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून निर्माण होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। आपको धन विधेयक अभी थोड़ी देर में डिटेल से आज बताऊंगा, तो इसके लिए भी पेशेंस रखिए। समिति और आयोग बनाती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब देखिए कार्यपालिका को नियंत्रित, आपको पता होगा कार्यपालिका का मैंने 2 बताया था, एक अस्थायी और एक अस्थायी। तो जो लोग अस्थायी रूप से आते हैं वही तो विधायक और मंत्री होते हैं, लेकिन जो अस्थायी रूप से आते हैं उनको मॉडरेट करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं ये लोग अस्थायी वाले। ठीक, बजट को स्वीकृति देती है। बिल्कुल आप देखेंगे बजट कौन लाएगा, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो लोग रूलिंग पार्टी होते हैं, तो बजट की को स्वीकृति कौन देगा, लोकसभा ही देगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव में, मतलब चुनाव में शामिल होने के लिए या चुनने के लिए सीधा कहिए, और दूसरी बात उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा होगा, उन दोनों में लोकसभा की भागीदारी होती है। अगली बात देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से शक्ति लोकसभा के पास अत्यधिक होती है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखेंगे तो राज्यसभा के पास शक्ति अत्यधिक होती है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलेगा निम्नलिखित में से लोकसभा के लिए कौन सा कथन सत्य है। ये 2-3 इधर से दे देगा, 1-2 इधर से दे देगा। अब देखिए अंतर, तो राज्यसभा समझ लीजिए तभी तो छाटेंगे। ये भी संविधान संशोधन में शामिल होता है। कैसे संशोधन होता है अभी आपको बताऊंगा आज। राज्य सूची पर कानून निर्माण का काम करता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, राज्य सूची, इधर क्या बताया था, समवर्ती सूची और संघ सूची। अब देखिए धन विधेयक को आपको समझना पड़ेगा। देखिए धन विधेयक क्या होता है ना, कि सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक, उसके पहले भी राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अगर राष्ट्रपति ने धन विधेयक के लिए स्वीकृति दे दी तो वो धन विधेयक लोकसभा के पास जाएगा, और अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास 2 ऑप्शन है, आइदर वो कह दे कि हाँ ठीक है, या तो वो रिजेक्ट कर दे, अर्थात या तो वो पारित कर दे या तो वो खारिज कर दे। यदि वो खारिज कर देगा तो वैसे भी राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन का अधिकार है कि वो धन विधेयक को रोक के रख सकता है। अगर वो नहीं पास कर रहा है तो स्वतः 14 दिन के बाद 15वां दिन स्वतः पारित मान लिया जाएगा, और वो विधेयक अगले सदन को, अर्थात मतलब राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो अधिनियम में तब्दील हो जाएगा। तो ये आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, ये 14 दिन मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यही बोला कि अगर 14 दिन बाद अगर यस बोल दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं बोला तो भी 14 दिन तक रख सकता है, 14 दिन बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात क्या है भाई, विधेयक पर विचार विमर्श कर सकता है।
या पारित कर सकता है विधेयक को विचार विमर्श करके, या तो रद्द कर सकता है राज्यसभा, या तो पुनर्विचार कर सकता है राज्यसभा। तो पारित करने का मतलब क्या है, ओके बोल दे। रद्द करने का मतलब कैंसिल, निरस्त कर दे। पुनर्विचार का मतलब बोलेगा भैया एक बार कम से कम और सोच लो, बाकी फिर हम देखते हैं। तो पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। जैसे आप जीएसटी में देखे होंगे, बार बार राज्यसभा ने बोला कि नहीं मानेंगे, तो फिर क्या हुआ, कुछ संशोधन करना पड़ा था, फिर जाके वो पारित हुआ था। अगली बात देखिए, लोकसभा की कुछ विशेष शक्तियां मिली हुई है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आता रहता है, तो मैंने कवर करा दूंगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, आर्टिकल नंबर 110। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार कि धन विधेयक का आर्टिकल कौन सा है, बजट का आर्टिकल कौन सा है, वित्त विधेयक का आर्टिकल कौन सा है, तो सारी चीजें आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगली बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। ये बात आप समझ रहे हैं, जनता के पास क्यों शक्ति है, क्योंकि आपको बताया था कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। इसका मतलब महान कौन है, जनता, लेकिन जनता अपनी महानता दिखाती नहीं है, दिक्कत ही बस यही है। अगली बात, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको पता होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी है। आपको बताऊं कि लोकसभा जनरली देखेंगे, इसी से जो सदस्य चुन कर आएंगे, जो मंत्री बनेंगे, तो वही तो है मंत्रिपरिषद। इसीलिए क्या होता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के पास शक्तियां अत्यधिक होती है। ठीक, ये बात भी दिमाग में रखना है, और ये कुछ विशेष शक्तियां कहलाती है लोकसभा की। अब आपको मैं बताना चाहूंगा संविधान में संशोधन कैसे होता है, या संविधान में इसमें कानून कैसे बनाता है विधायी का। तो उसके पहले आपको विधेयक समझना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि कितने टाइप का विधेयक होगा और कौन सा विधेयक आएगा, तो कैसे विधेयक को अधिनियम में तब्दील किया जाता है। तो विधेयक अर्थात बिल, देखिए प्रस्तावित कानून के रूप को ही विधेयक कहते हैं। जनरली ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता, बट फिर भी। अगली बात अगर देखिएगा प्रकार इसका, तो एक होता है सरकारी विधेयक, दूसरा होता है निजी सदस्यों का विधेयक, या तीसरा वित्त विधेयक, और चौथा गैर वित्त विधेयक, और पांचवा धन विधेयक। इसके अलावा भी एक दो विधेयक होते हैं, हालांकि 11th स्तर पे वो नहीं है। अब आप समझिए सरकारी विधेयक क्या होगा, कौन सा विधेयक को आप सरकारी विधेयक कहेंगे। देखिए मंत्री के द्वारा, ध्यान रहे, मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को ही आप सरकारी विधेयक कह सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, निजी सदस्यों के विधेयक। इसका मतलब मंत्री के अतिरिक्त, इसका मतलब अगर मंत्री ने नहीं लाया, कोई और लाया, तो वैसे विधेयक को आप निजी सदस्यों का विधेयक कह सकते हो। ठीक, अगला बात वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक में देखेंगे आर्टिकल 117 में इसका जिक्र किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात आर्टिकल इसका, दूसरी बात ये वित्तीय मुद्दों से रिलेटेड विधेयक होता है, उसे आप वित्त विधेयक कह सकते हैं। अगली बात गैर वित्त विधेयक। देखिए गैर वित्त विधेयक में दो टाइप का होता है, पहला क्या बोल रहा हूँ, सामान्य विधेयक, और दूसरा क्या बोल रहा हूँ, संविधान संशोधन विधेयक। फिर से बता दूं, आर्टिकल नंबर 368, भाग कौन सा, 20। तो संविधान के 22 भाग है, 22 भाग में से 20वें भाग में ये बात 368 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी। कई बार क्वेश्चन का हिस्सा हुआ है, तो आप लोग बार बार मैं आगाह करवा रहा हूं कि गलती मत कीजिएगा। अगली बात देखिए मनी बिल या धन विधेयक। तो मनी बिल किस आर्टिकल में है, 110, आर्टिकल नंबर 110। मनी बिल कहां पेश होगा, लोकसभा में ही होगा। ठीक, राज्यसभा के पास 14 दिन का ही समय होता है, और वो इतने दिन रख सकता है। अगर पास कर दिया तब तो ठीक है, नहीं पास किया तो स्वतः पारित मान लिया जाएगा। ये बात आपको अभी मैं समझाया था। अगली बात अगर देखने की कोशिश करेंगे तो संसदीय नियंत्रण के साधन। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में संसद को नियंत्रित करने के कुछ साधन दिए गए हैं। क्या साधन है, जनरली देखेंगे विधेयक पर क्या होता है, बहस होता है, वो भी पॉजिटिव चर्चा हो सकता है, वाद विवाद होता है। देखिए दूसरी बात कहता है कि अगर संसदीय साधन में नियंत्रण करना है तो कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों इनके हाथ में होती है। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ये दोनों चीजें हैं इनके पास। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव का भी बात आता है। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है, कोई भी ला सकता है, दूसरा जो विपक्षी दल होता है। अगर विपक्षी दल ने ला दिया अविश्वास प्रस्ताव, अगर ये पारित हो गया तो आपको पता होगा लोकसभा खारिज हो जाएगा। अगली बात देखिए वित्तीय नियंत्रण, ये भी कर सकते हैं वित्तीय नियंत्रण। तो वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से भी संसदीय शासन प्रणाली को आप नियंत्रित कर सकते हो। अगली और अंतिम क्या होगा, संसदीय शासन, इसी से जुड़ा हुआ एक्चुअली है। संसदीय नियंत्रण के साधन की वाद विवाद में, ठीक है ये पार्ट। तो संसदीय नियंत्रण के साधन की वाद विवाद में क्या
होता है वहाँ पे प्रक्रिया। 3-4 चीज़ आपको समझना है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है। तो पहला बात क्या बोल रहे हैं, प्रश्नकाल। तो जनरली क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कैसे पूछा जाता है कि प्रश्नकाल कितने बजे आता है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। क्लियर है पहली बात। तो दूसरी बात क्या होता है कि प्रश्नकाल संसद के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और तीखे तीक्ष्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि चुभ जाता है। आप देखते होंगे लोकसभा में पूरा एकदम बेंच पूरा धपधपा रहे होते हैं ये लोग, इनका थोड़ा कुछ ज़्यादा ही उग्र रूप हो जाता है अगर इनको जवाब सही तरीके से ना मिल रहा हो तो वही बोल रहा है कि संसद द्वारा प्रश्न किया जाता है मंत्रियों से, और मंत्री को जवाब देना पड़ेगा, इनके लिए बाध्यकारी होता है। तो अगली लाइन लिखा हूं, उत्तर मंत्री देते हैं और मंत्रियों को उत्तर देने ही होते हैं, इसका मतलब बाध्यकारी है। अगली बात देखेंगे शून्यकाल, 0 आवर। यह होता है एक्चुअली शून्य 12 बजे। आपको याद रखने के लिए देखिए एग्जैक्ट 0 इसी पे अगर आ जाए दोनों कांटा तो 12 बजता है ना भाई, तो 0 इसको बोलेंगे शून्यकाल 12 बजे। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की जाती है और मंत्री उत्तर देने पर बाध्य नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे बाध्य होते हैं, यहाँ पे बाध्य नहीं होते हैं। साथ साथ एक शब्द है लोकहित के मुद्दे पर सवाल। जनरली देखेंगे शाम में, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, PM। इवनिंग में 5:30 से 6 बजे के बीच में आधा घंटा लोकहित के मुद्दे के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा संसद कानून कैसे बनाती है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक, संसद कानून कैसे बनाती है, तो सबसे पहले संसद के 3 अंग है मेरे भाई, आपको बता चुका हूँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तो अब क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले किसी भी संविधान में अगर संशोधन करना है या कानून का निर्माण करना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। तो अब आप समझिए, जैसे हमारे भारत का संसद है तो भारत के संसद से पहले क्या होता है, संसद में आने से पहले कोई भी एक बिल जो होता है उसको हम कहाँ भेज देते हैं, संसदीय समिति में भेजते हैं। संसदीय समिति को लघु विधायिका कहते हैं। क्यों कहते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, सभी दल के प्रतिनिधि यहाँ होते हैं। सभी दल मतलब अलग अलग जो भी पार्टीज हो गए उसके सदस्य। एग्जाम्पल के लिए लोग लेखा समिति लिए हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको बोलते हैं। कार्यकाल 1 साल होता है इनका, हर 1 साल पे विघटन कर दिया जाता है। ठीक, दूसरी बात, सदस्य लोकसभा से और राज्यसभा दोनों से आते हैं। सदस्य लोकसभा से ज़्यादा होते हैं और कुल सदस्यों की संख्या है 15। राज्यसभा से सदस्य आते हैं 7। तो कई बार पूछता है लोकसभा से कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, राज्यसभा से कितने चुने जा सकते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं, साथ साथ इसके अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का नेता होता है। वर्तमान में विपक्षी दल कांग्रेस है और कांग्रेस में विपक्षी दल का नेता मिस्टर अधीर-रंजन चौधरी जी हैं। देखे होंगे आप, काफ़ी चर्चित व्यक्ति है ये, संसद में बहुत हंगामा मचाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं ये। तो ये चीज़ मैं बताया कि विधेयक होगा वो संसदीय समिति जाएगा। अब संसदीय समिति के पास पूरा अधिकार है कि उस विधेयक के ऊपर वो बात करे। अगर सही लगा है तो वो क्या होगा, पास कर दिया जाएगा लोकसभा पे या राज्यसभा पे। यदि लोकसभा या राज्यसभा उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में आया तो लोकसभा किसको पास करेगा, राज्यसभा को। अगर राज्यसभा ने भी पारित कर दिया तो कहाँ जाएगा, इनके पास, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि कानून कैसे बनती है। सबसे पहले कोई विधेयक आएगा, संसदीय समिति में जाएगा, संसदीय समिति में बहस होगा। अगर मान्यता मिल गई तो संसद के कोई एक सदन में, इधर लोकसभा या राज्यसभा में आएगा। अगर लोकसभा में आया है तो ब्लैक वाले पेन को देखिएगा, अगर लोकसभा में आया है तो लोकसभा से कहाँ चला जाएगा दोस्त, राज्यसभा। राज्यसभा के पास अधिकार, लोकसभा के पास भी अधिकार है कि उसे या तो एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर ले या तो उसको बोल दे कि आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए। ठीक, अगर एक्सेप्ट हो गया है तो वो दूसरे सदन को जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा के पास भी अधिकार है कि एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे या तो ये बोले कि फिर से आप पुनर्विचार कर लीजिए। यहाँ से दूसरे सदन मतलब राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। इनके पास भी अधिकार है, आपको बताया था कि पॉकेट वीटो ये इनके पास पावर होता है, अत्यंतिक वीटो पावर होता है। तो कई बार वो स्वीकृति दे देते हैं, कई बार पॉकेट वीटो में परमानेंट रख लेते हैं तो फिर वो खारिज हो जाती है। अगर राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी तो वो बिल अधिनियम में तब्दील हो जाएगा, अर्थात वो बिल एक्ट में बदल जाएगा। हो सकता है कि विधेयक आया, संसदीय समिति गया और पहली बार राज्यसभा से आए तो राज्यसभा से कहाँ को जाएगा, लोकसभा। बिल्कुल उसी प्रक्रिया में एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे और या तो पुनर्विचार के लिए कहे। फिर दूसरे सदन लोकसभा को जाएगा, फिर लोकसभा उसको राष्ट्रपति को देगा, फिर राष्ट्रपति अगर साइन कर दिया तब भी
संविधान में मतलब संसद कानून बना पाएगा। सेम प्रक्रिया संविधान संशोधन के लिए भी होता है। संशोधन का प्रस्ताव कोई सदन का एक दल लेके आएगा, फिर वो दूसरे दल को जाएगा, दोनों दल अगर पास कर दिया राष्ट्रपति के पास जाएगा, अगर राष्ट्रपति ने भी हरी झंडी दे दी तो पारित मान लिया जाएगा, मतलब बन जाएगा, संशोधन हो जाएगा और वो नया संशोधन बनकर आ जाता है। जैसे कि अभी देखे होंगे वर्तमान में संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। आप सोचोगे कि एक बार बता दिया होता, जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है। और एक और समझिए समस्या क्या होता है, कई बार लोकसभा राज्यसभा भिड़ जाते हैं, आपस में उनमें विवाद हो जाता है, तो ऐसे में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है और ये संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन बैठक में अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि लोकसभा स्पीकर करते हैं। जैसे अभी जानते होंगे ओम प्रकाश बिड़ला लोकसभा के स्पीकर हैं, तो वो करेंगे अध्यक्षता, ठीक। रामनाथ कोविंद नहीं करेंगे, रामनाथ कोविंद बस बुलाएंगे कि ठीक है संयुक्त बैठक का आह्वान करेंगे, बुलाया जाएगा, लेकिन अध्यक्षता, ध्यान रहे ये बात, बार बार क्वेश्चन आता है, अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, ठीक। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आप समझ पाए होंगे जो मैं कह रहा था। और आगे का ये एक्चुअली पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको वो होगा न्यायपालिका। पसंद आ रहा है दोस्तों को प्लीज़ शेयर करते रहें, और बाकी मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द सारी चीज़ दिया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है। धन्यवाद।